बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम करेंगे इस लेक्चर नंबर 5 में पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स 2014 से 2017 तक। देखें 2014 में क्या न्यूमेरिकल आया है। 3 resistors each of 50 ohm can be connected in 4 different ways. Find the equivalent resistance for each combination. ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है? 50 ओम। अब मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी हम ये न्यूमेरिकल कर चुके हैं कि अगर 3 रेजिस्टेंस हो तो उनको मैक्सिमम कितने उससे सर्किट्स बन सकते हैं। तो उससे मैक्सिमम कितने सर्किट्स बन सकते हैं? 4 डिफरेंट सर्किट्स बन सकते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि 4 डिफरेंट वेज में आपको कनेक्ट करना है 3 रेजिस्टेंस को और फिर हर सर्किट की आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर ईच कॉम्बिनेशन का मतलब है फॉर ईच सर्किट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें आंसर्स गिवन नहीं है। ठीक है, और सारी ही डिफरेंट सर्किट्स के हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हमारी मर्जी है, हम जो दिल चाहे पहले उसको ड्रॉ कर लें और उसको कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर देखें डाटा क्या है कि 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। ठीक है, इनको हम इससे डिनोट कर रहे हैं। वैल्यू क्या है? 50 ओम। और हमें कैलकुलेट करना है हर सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो है इस पूरे सर्किट की, ठीक है, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब पहला कनेक्शन देखें हमारा क्या है। पहला कनेक्शन हमने किया है कि हमने तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। ठीक है, R1, R2, R3 तीनों सीरीज में हैं और सीरीज की पहचान मैंने आपको क्या बताई है कि तीनों में करंट सेम होगा। अगर करंट सेम है, और सेम कैसे हम देखें चेक करेंगे। हम यहाँ से चलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और यहाँ पे आएंगे। देखें इसमें से करंट आएगा I, फिर वही करंट इसमें से पास होगा और वही करंट इसमें से पास होगा। ठीक है, बीच में डिवीजन नहीं हो रही है। तो जब तीनों में से सेम करंट पास हो रहा है इसका मतलब है तीनों सीरीज में है। तो तीनों का इक्विवेलेंट हम सीरीज के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी क्या होगी? ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है, ऐड कर लें। आंसर आएगा आपका 150 ओम। सेकंड है हमारे पास कि हमने तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल लगाया है और पैरेलल हम इस तरह से, ठीक है, कनेक्शन करते हैं। और पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड होता है। अब यहाँ से देखें, अगर करंट आ रहा है आपका बैटरी से, ठीक है, बैटरी से यहाँ पे करंट आ रहा है तो यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड होगा। यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सेम हैं इसलिए यहाँ पर इस सर्किट में करंट इक्वली डिवाइड होगा। यानी तीनों का करंट जो है I1, I2 और I3 जो है वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन करंट डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है, टोटल करंट जो यहाँ से आ रहा है बैटरी से, ठीक है, वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। इसलिए तीनों क्या है? पैरेलल हैं। अब इनका जो हम इक्विवेलेंट है वो पैरेलल के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो कि होता है 1/R का फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की है R, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। R1 50, R2 50, R3 50। ठीक है, इसका एक स्टेप में आंसर लेने का मैंने मेथड आपको बताया था कि आप कैलकुलेटर में एक इन्वर्स की होती है, उस पर लिखा होता है x-1। ठीक है, उसको हम जब प्रेस करते हैं तो इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये 1/50 जो है वो क्या है? ये 50 का इन्वर्स है। तो हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? यहाँ पर 50 लिखेंगे, इन्वर्स की प्रेस करेंगे, फिर हम प्लस प्रेस करेंगे,
फिर हम 50 लिखेंगे, इन्वर्स की प्रेस करेंगे, फिर हम प्लस प्रेस करेंगे, फिर हम 50 लिखेंगे, इन्वर्स की प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर हम इक्वल जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर होगा किसका, 1/r का। अब आपको चाहिए r का आंसर, तो हम जो इसका आंसर होगा हम उसका अगेन उसका हमें क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल, या उसका हमें इन्वर्स लेना होता है ताकि हमारे पास r का आंसर आ जाए। तो ठीक है, इसका देखिए हम रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो ये r बन जाएगा। ठीक है, इन्वर्स करने का मतलब है आप नीचे की चीज़ ऊपर लेके आ जाएं और ऊपर की चीज़ आप नीचे लेके आ जाएं तो ये इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, r जब ऊपर आ जाएगा और 1 जब नीचे आ जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये r बन जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर आएगा आप उसका दोबारा जब इन्वर्स करेंगे और इक्वल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास या तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा 16.67, या फिर क्या होगा कि आपके पास उसमें आएगा फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आएगा तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, एक की होती है एस एरो डी, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है एस, फिर एरो बना होता है, फिर डी लिखा होता है। उसको प्रेस करने से वो जो आंसर होता है आपका फ्रैक्शन में, वो डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाता है। तो ये आंसर आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल में जब हमने लगाई थी तीनों रेजिस्टेंस, इसका आंसर आया है 16.67 ओम। थर्ड कनेक्शन में हम क्या करेंगे कि दो रेजिस्टर जो है हम पैरेलल लगाएंगे और थर्ड को हम सीरीज में लगाएंगे। सर्किट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, दो हमने पैरेलल लगाई और ये इसके सीरीज में है। ठीक है, पैरेलल आप फिर देख लें, यहाँ से टोटल करंट आएगा तो यहाँ पर आकर अब इसके पास दो रास्ते हैं तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, R1 में जाएगा और फिर R2 में जाएगा। ठीक है, आधा R1 में जाएगा, आधा R2 में जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके, ठीक है, ये करंट जो होगा I1 और I2 फिर ऐड हो जाएगा और फिर ये यहाँ से फ्लो करेगा R3 में से। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो R1 R2 पैरेलल है। अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, पहले हमें R1 R2 का इक्विवेलेंट मालूम करना पड़ेगा पैरेलल के फॉर्मूले से, और इन दोनों के इक्विवेलेंट को हम R4 से रिप्रेजेंट करेंगे। R4 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी नंबरिंग 3 पर ख़त्म हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर R4 लेंगे। ठीक है, तो R4 यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, किसका है, R1 R2 का। ठीक है, इसको हम पैरेलल के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 50 और R2 50। ठीक है, इसको उसी तरह से फिर आप ले लें। ठीक है, 50 का इन्वर्स प्लस 50 का इन्वर्स। ठीक है, इक्वल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/50 प्लस 1/50। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये भी 1/R4 के इक्वल आ रहा है। आपको चाहिए R4 का आंसर, तो इन दोनों का जो आंसर होगा आप उसको अगेन इन्वर्स करेंगे, यानी दोबारा इन्वर्स की प्रेस करेंगे और फिर इक्वल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा और फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती लेने की। तो यहाँ पर R4 का आंसर आया है 25 ओम। ठीक है, ये R4 हम लगा देंगे, ठीक है, किसकी जगह, R1 R2 की जगह लगा देंगे। अब ये देखें R4 और R3 क्या हो गए, ये सीरीज में हो गए। अब इनमें से सेम करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट आएगा, ठीक है, इसमें से पास होगा और वही सेम करंट इसमें से पास होगा। इसका मतलब है ये दोनों सीरीज में है। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम सीरीज के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और वही इस पूरे सर्किट का फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम R से डिनोट करेंगे। तो R जो होगा वो होगा R4 प्लस R3। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, 25 50 ऐड किया, हमारे पास आंसर आएगा 75 ओम। ठीक है, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है 75 ओम। अब हमारा फोर्थ सर्किट है कि हमने 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है और थर्ड को हमने उनके पैरेलल लगाया है। यहाँ पे देखें R1 R2 हमने सीरीज में लगाए हैं और R3 इनके पैरेलल है। यहाँ पे देखें जब करंट आएगा तो इस पॉइंट पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ करंट यहाँ से जाएगा और कुछ करंट यहाँ से जाएगा। अब यहाँ से जो करंट जाएगा, ठीक है, वो R1 में से पास होगा और फिर वही सेम करंट R2 में से पास होगा। इन दोनों का करंट क्योंकि सेम है
इसलिए ये दोनों सीरीज में हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम सीरीज के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R4 से। R4 होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है, और R4 होगा R1 प्लस R2। ये सीरीज का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एडिशन। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, 50 प्लस 50, आंसर आया 100 ओम। अब यहाँ पर हम लगा देंगे इन दोनों को हटा के R4, तो हमारा सर्किट बन जाएगा R4, ये आया R3। अब ये दोनों हो गए पैरेलल, क्योंकि देखिए इनमें करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ से टोटल करंट आया, यहाँ पे आके कुछ करंट यहाँ से पास होगा, कुछ करंट यहाँ से पास होगा, तो करंट डिवाइड हो रहा है। ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम मालूम करेंगे पैरेलल के फॉर्मूले से, यानी 1/R के फॉर्मूले से, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/R इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R3। ठीक है, R4 की वैल्यू क्या है 100, R3 की वैल्यू क्या है 50। ठीक है, इसका उसी तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है, इनवर्स लेंगे, 100 इनवर्स प्लस 50 इनवर्स इक्वल। जब इक्वल करेंगे देखिए आपके पास ये आएगा। अब बीच का स्टेप मैंने आपको लिख के बताया है, ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्टेप्स को लिखें। आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो इनका जवाब दोनों का इस तरह से लेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में आएगा 3/100, जो कि इक्वल है 1/R के। ठीक है, अब 1/R का इनवर्स होगा R, और इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है, इनवर्स मैंने आपको बताया नीचे की चीज़ ऊपर जाती है, ऊपर की चीज़ नीचे आती है, तो ये इनवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा 100/3, यानी आप 3/100 जब आपका कैलकुलेटर में आएगा तो दोबारा आप इनवर्स की प्रेस करेंगे और इक्वल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100/3, और फिर आपको SD की प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, 33.33 ओम आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आ गया हमारे पास आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 33.33 ओम। ठीक है, इस तरह से हमने 4 सर्किट्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब है हमारे पास नेक्स्ट 2015 का न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं पास्ट पेपर्स में। एक तो आता है आपके पास सर्किट का, ठीक है, और सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ठीक है, सिंपल, इसमें 3 या 4 रेजिस्टेंस होती हैं, जिसमें आप सीरीज या फॉर्मूला या पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा आपके पास देखें आता है न्यूमेरिकल, जिसमें फॉर्मूला यूज होता है R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, और तीसरे जो न्यूमेरिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं वो आ रहा है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है आपका RT कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम देख रहे हैं कि यूज हो रहे हैं रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स में। अब यहाँ देखिए न्यूमेरिकल क्या है, अ 50 ओम रेजिस्टर इज टू बी वाउंड फ्रॉम अ प्लेटिनम वायर 0.1 millimeter in diameter. How much wire is needed? Resistivity of the wire is 11 exponent minus 8 ohm meter. ठीक है, जब भी देखिए मैंने बताया आपको प्रॉब्लम में डायमीटर या रेडियस गिवन हो, इसका मतलब है कि वो जो वायर है, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको रेजिस्टेंस या लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, जब इस शेप का है आपके पास और वायर इसी शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए लेंथ क्या होगी, L होगी, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है, और इसका जो एरिया होगा वो इसका जो ये साइड फेस है, ये जो साइड फेस है, ये जो साइड फेस का जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो R के फॉर्मूले में आता है R इज इक्वल टू रो L/A, ये A होता है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास इस तरह का शेप है, यानी ये क्या है सर्कुलर, तो सर्कुलर में एक का फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी सर्कुलर आपके पास, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन होगा, हम A का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई R स्क्वायर। ठीक है, और हमें प्रॉब्लम में रेडियस या डायमीटर गिवन होगा। ठीक है, और अगर डायमीटर गिवन होगा तो हम उससे रेडियस, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपको मालूम क्या करना है, यहाँ देखें ये रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ डायमीटर गिवन है।
ठीक है, और मालूम करना है आपको कि हाउ मच वायर इज नीडेड, यानी कि व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्या लेंथ होनी चाहिए वायर की कि आपको 50 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, बन जाए, 50 ओम का रेजिस्टर बन जाए। डाटा देखें हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू 50 ओम। ठीक है, डायमीटर 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे डायमीटर से। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। रेडियस इक्वल टू d/2, डायमीटर है हमारे पास 0.1। ठीक है, ये मिलीमीटर में है। ठीक है, ये 2, 0.1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा कैलकुलेटर में 0.05। ये मिलीमीटर में है, हम इस मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो मिली है इसकी आप अगर इसकी जगह पावर लिख दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। हम मिली की जगह मैंने पावर लिखी 10, ठीक है, एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो ये मिली में मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, मीटर। अब आप कैलकुलेटर में इस तरह से भी इसको फीड कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फॉर्मूले में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.05 एक्सपोनेंट -3, ठीक है, और आप इसको अंदर एक्स फीड कर देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दी है कि अगर कैलकुलेटर आपको ये नहीं दे रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। ठीक है, यानी अगर कैलकुलेटर में ये आ रहा है आपके पास 0.05 एक्सपोनेंट -3 और उसके बाद अगर आप इक्वल प्रेस कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेटर ये देगा 5 एक्सपोनेंट -5 मीटर। ठीक है, आप यानी ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर और लेंथ ऑफ द वायर हमें कैलकुलेट करनी है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बेसिक फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L/A। पहले हम L का फॉर्मूला बना लेंगे, हमें L कैलकुलेट करना है। A जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और रो जो है वो यहाँ पर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो L का फॉर्मूला हो जाएगा RA/रो। एरिया का फॉर्मूला होगा क्योंकि हमारा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो इसका, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रो इज द रेजिस्टिविटी। अब वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, R आपके पास है 50, पाई 3.142, R 5 एक्सपोनेंट -5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी 11 एक्सपोनेंट -8। सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिखनी है कैलकुलेटर में, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ठीक है, इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर आप डिवाइड करेंगे 11 एक्सपोनेंट -8, ये आ जाएगा लेंथ 3.57 मीटर। ठीक है, आगे और डिजिट भी आ रहे थे, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, तो ये लेंथ आ रही है 3.57 मीटर, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट है 2016 का न्यूमेरिकल, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिल्वर वायर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी 1.52 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर and temperature coefficient of resistance 0.0038 पर केल्विन, या यहाँ पे क्या हो सकता है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर पर केल्विन है ये पर डिग्री सेल्सियस है, तो जो वैल्यू होगी आपको अल्फा की जगह वही पुट करनी है, इसको हमें कोई चेंज नहीं करना होता, कन्वर्ट नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखें कि आपको रेजिस्टेंस एक सिल्वर वायर है जिसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर और जिसकी लेंथ है 1000 सेंटीमीटर और हमें इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब भी हमें 0 से ज़्यादा किसी भी टेम्परेचर पर, 0 से किसी भी हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है उसको हम डिनोट करते हैं RT से। तो यहाँ पे आपको RT कैलकुलेट करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके फॉर्मूले में हमारे पास R0 आता है। ठीक है, तो ये जो बाकी डाटा है ये आपको R0 के लिए दिया हुआ है, डायमीटर और लेंथ। ठीक है, क्योंकि R0 का फॉर्मूला
आर नॉट क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आर नॉट का फॉर्मूला वही होता है बेसिक, यानी रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो इसलिए गिवन है, ठीक है, रो एल अपॉन ए के लिए लेंथ गिवन है, और ठीक है, और ए के लिए आपको डायमीटर गिवन है। ए का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम आर नोट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें जो टेम्परेचर गिवन है, मैंने आपको बताया है कि इसको आप 3 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो आप रेजिस्टेंस आर टी कैलकुलेट करते हैं किसी हाई टेम्परेचर पर, इसमें हमेशा इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है? जो गिवन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये फाइनल है, यानी ये T2 है 100 डिग्री सेल्सियस। T1 हमने नहीं लिखा है क्योंकि जब हम डेल्टा टी में, ठीक है, हम T2 माइनस T1 करते हैं और T1 0 होता है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 आ जाता है। तो डेल्टा टी जो फॉर्मूले में होता है, किस फॉर्मूले में? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उस डेल्टा टी की जगह हम T2 लिख सकते हैं और फिर T2 की जगह आप ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप T1 लिखना चाह रहे हैं तो आप T1 लिखें और फिर आप T2 माइनस T1 करें, डेल्टा टी निकालें और फिर डेल्टा टी फॉर्मूले में लिखें और डेल्टा टी की जगह वैल्यू पुट कर दें। और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि आपने T1 लिखा 0 डिग्री सेल्सियस और T2 लिखा आपने, और फिर दोनों को पहले केल्विन में कन्वर्ट किया। किस तरह? दोनों में, ठीक है, 273 ऐड करके दोनों को केल्विन में कन्वर्ट किया। फिर जो वैल्यूज आएंगी उसको आपने T2 में से T1 माइनस किया, डेल्टा टी आ जाएगा। वो डेल्टा टी आप फॉर्मूले में पुट कर दें। तो किसी भी मेथड से करेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो बेस्ट यही है कि हम लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं जाएं, हम शॉर्ट में आए। हमने, ठीक है, जो गिवन टेम्परेचर है वो लिखा, ठीक है, और हमने डायरेक्ट हमने यही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 100 ही हमने पुट करना होता है फॉर्मूले में। ठीक है, जो गिवन होता है टेम्परेचर T2 वही आपने फॉर्मूले में पुट करना होता है। लेंथ आपकी देखें 1000 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 10 मीटर। डायमीटर है 1 मिलीमीटर, इसको हम क्या करेंगे? इससे रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस होता है हमारा डायमीटर का हाफ, डायमीटर 1, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.5 मिलीमीटर। मिली को मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, इसमें पावर में 10 टू द पावर -3, तो ये अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 0.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर। इसी तरह से हम फॉर्मूले में लिखेंगे, इसी तरह हम कैलकुलेटर में लिखेंगे, हमारा आंसर सही आएगा। रेजिस्टिविटी है 1.52 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर। अल्फा है 0.0038 पर केल्विन। आरटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आरटी के लिए पहले हमें चाहिए आर नॉट, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, जब भी आपको आर नॉट कैलकुलेट करना होगा आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? रो एल अपॉन ए। ठीक है, और अगर डायमीटर रेडियस गिवन है तो ए का फॉर्मूला हमेशा होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें। रो की वैल्यू पुट की मैंने, ठीक है, फिर एल की वैल्यू पुट की मैंने 10, पाई 3.142, आर 0.5 एक्सपोनेंट -3। आर का यहाँ पे देखें स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले। ठीक है, जो आंसर आएगा, ठीक है, इक्वल करने के बाद उसको पहले इससे डिवाइड करें 3.142 से, फिर आप इक्वल करें। ठीक है, इक्वल करना ज़रूरी है वरना अगर आप इसको मल्टीप्लाई लिख के करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, इक्वल करने के बाद 3.142 से डिवाइड करने के बाद आपने इक्वल करना है और फिर आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे? 0.5 एक्सपोनेंट -3, यहाँ पे स्क्वायर की की प्रेस करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आर नॉट का आंसर आ गया 0.1935 ओम। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आर टी। ठीक है, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। आर टी का फॉर्मूला होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमारा बन जाएगा T2 क्योंकि T1 क्या है? 0 है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी मैंने। आर नॉट 0.1935, ठीक है, 1 अल्फा, ठीक है, T2 100।
पहले आपने क्या करना है, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपको 1 ऐड करना है, फिर इक्वल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा आपने लिखना है 0.1935। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आप इस तरह कैलकुलेशन करें, लेकिन एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा और आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। टी आ रहा है हमारे पास 0.267, आगे भी डिजिट से मैंने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, 0.267 ओम, ठीक है, टी का आंसर है। अब हमारे पास 2017 का न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर इज 200 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक आपके पास थर्मामीटर है जिसमें हम किस तरह से टेम्परेचर देख रहे हैं। एक तो आपका थर्मामीटर होता है जिसमें मरकरी होता है, एक होता है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी वो रेजिस्टेंस जो है आपको, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस आपको बताती है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है, वो स्केल पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लैटिनम रेजिस्टेंस यूज हो रही है थर्मामीटर में, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 200 ओम। ठीक है, अब उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब 0 पर इसकी रेजिस्टेंस है 200 ओम, किसकी, प्लैटिनम रेजिस्टेंस की। तो 0 पे जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम डिनोट करते हैं R0 से, इसका मतलब है ये R0 गिवन है, R0 है 200 ओम, और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है आपको नजर आ रहा है कि ये 200 से ज्यादा है, इसका मतलब है ये है रेजिस्टेंस एट सम हायर टेम्परेचर, तो ये है हमारा RT। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है प्लैटिनम रेजिस्टेंस की किसी हायर टेम्परेचर पर, ठीक है, जो कि अभी हमें नहीं मालूम। ठीक है, व्हेन इमर्स इन अ हॉट बाथ, ठीक है, आपने हॉट बाथ में इसको जब डाला, ठीक है, इस थर्मोमीटर को, तो कितना ये शो कर रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गई है 257.6 ओम। हमें बताना है कि टेम्परेचर ऑफ द बाथ क्या है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर हमें ये थर्मोमीटर बताएगा, ठीक है, वो कितना बताएगा ये। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर हमें मालूम करना है, दिस इज फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर का मतलब है T2 आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि T1 जो है यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस के RT के फॉर्मूले में हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये T1 है और T2 हमें मालूम करना है, वो टेम्परेचर जिस पर प्लैटिनम रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस हो जाए 257.6 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हम, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.00392 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चाहे पर डिग्री सेल्सियस लिखा हो या पर केल्विन लिखा हो, वैल्यूज हम यही लेके फॉर्मूले में पुट करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। अब देखें डाटा क्या है हमारा, R0 गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 200 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस सम हायर टेम्परेचर 257.6 ओम, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.00392 पर डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। इसको आप T2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आप सिंपली T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप इसको सिंपली T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूले में अल्फा के साथ फिर आप सिर्फ T लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें द रेजिस्टेंस एट T2 इज गिवन बाय, यहाँ पे हम RT का फॉर्मूला लिखेंगे, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है, मैंने T2 से रिप्रेजेंट किया फाइनल टेम्परेचर, मैंने यहाँ T2 लिखा। ठीक है, आप अगर T से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यहाँ पर, ठीक है, T लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें T2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें थोड़े से बीच में स्टेप्स, ठीक है, लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते। RT की वैल्यू लिखी मैंने, R0, ठीक है, अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एकदम से हम पिक नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 257.6 डिवाइडेड बाय 200, यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा 1 प्लस 0.00392 T2। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.288,
ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है दोबारा मैंने कॉपी किया, 1 प्लस 0.00392 थी। ठीक है, और यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, आप इसको जब यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस के साथ होगा -1। फिर आप माइनस कर देंगे 1.288 में से माइनस करेंगे 1 और यहाँ पे होगा 0.00392 T2। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो आप एक स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है और ये आपको अगर बिल्कुल आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं तो आप यहाँ पर इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको इससे डिवाइड करके और फिर 1 माइनस करके आप लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 0.288, यहाँ पे आ रहा है 0.00392। ठीक है, 0.00392 T2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डिवाइड करेगा 0.288 डिवाइडेड बाय 0.00392। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 73.469। ठीक है, आंसर आ रहा है हमारा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, टेम्परेचर है T2। ठीक है, और यहाँ पर अब क्योंकि हम इस तरह से लिखते हैं ज़्यादातर जो हमें हमारा वेरिएबल होता है उसको हमने यहाँ लिखना होता है और जो उसका आंसर होता है वैल्यू होती है उसको हमें, ठीक है, राइट साइड पे लिखना होता है। तो मैंने इस तरह से इसकी साइड चेंज किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा राउंड ऑफ किया है, मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन 69 है, 69 को मैंने 7 कर दिया, क्योंकि जब आप, अगर मैं इसको 2 डिजिट्स तक लिखना चाह रही हूँ आंसर को, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मैं लिखना चाह रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि 6 के बाद क्या नंबर है। अगर 6 के बाद नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो फिर मुझे इस 6 में 1 ऐड करना पड़ेगा, ये होता है राउंड ऑफ का रूल। तो यहाँ पे 6 के बाद नंबर है 9, तो ये आंसर मैं 73.46 नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 इज द एक लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो आपने इसमें जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें 1 ऐड कर लें और फिर आपको इसको 2 डिजिट तक लिख दें, आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, राउंड ऑफ हो गया ये 73.47 डिग्री सेल्सियस। तो ये है टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। तो अब हमने 2017 तक के न्यूमेरिकल्स कर लिए और मज़ीद आगे जो ईयर्स हैं उनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अपना आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में और आप इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे इसको हेल्प मिले, लोगों को, स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। ठीक है, और आपको जो है आपके लिए एक तरह से सदका जारिया हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।